मैम एक अपडेट भी आ गया कि उसको आकाश आनंद को सस्पेंड कर दिया पार्टी से। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। एक बड़ा फैसला कल मायावती ने लिया और उन्होंने कहा कि जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको उन्होंने दोबारा पार्टी से निकाल दिया है और अभी की बड़ी खबर है कि वो सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी वो पार्टी से निकाले गए थे, फिर उनका दोबारा उनकी नियुक्ति हुई, वो वापस रीअपॉइंट हुए और अब उन्हें फिर से निकाला गया है। अब सवाल ये उठता है कि मायावती को ये अच्छे से पता है कि 2027 में यूपी में चुनाव है। पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है, पार्टी के फुटप्रिंट्स अगर आगे बढ़ाने हैं, तो क्या वो बिना जो नई लीडरशिप है, जो नौजवान लीडरशिप है, उसके बिना क्या वो पार्टी को लेकर आगे जा सकती हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या मायावती किसी दबाव में है जिसके वजह से, जिसके चलते उन्होंने आकाश आनंद को फिर से बाहर निकाला? आपको याद होगा पिछले बार भी जब बहुत ही एक जोरदार भाषण जब आकाश आनंद ने दिया था, तो उनको पॉलिटिकली इमेच्योर बताया था और ये कहा कि देखिए वो मैच्योर नहीं है, उनको कुछ भी समझ नहीं है, शायद वो चीज बीजेपी को अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने उनको निकाल दिया। अब फिर रीअपॉइंट हुए और अब उनको फिर से निकाला गया है। अब ये इस चीज का अंदेशा लोगों को बीएसपी के अंदर था, क्योंकि 17 फरवरी को भी एक बैठक हुई थी जिसमें ये डिसीजंस लिए गए थे कि कुछ लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन कल आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा मायावती ने की है। अब आकाश आनंद को उठाकर पार्टी से बाहर करना, इसका क्या असर बीएसपी पर पड़ेगा? क्या बीएसपी के लिए ये एक आत्मघाती पहल होगी? पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएंगी? ये सारी सारी बड़ी चुनौतियां हैं इस समय मायावती के सामने। आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सुनीता एरॉन है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं एचटी लखनऊ की। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुनीत निकोलस यादव है, सीनियर एडिटर फेडरल के। पुनीत, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अभिषेक रावत और ललित राय है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट फेडरल देश के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं सुनीता जी से शुरू करती हूँ कि सुनीता जी, इस पूरी पहल को आप कैसे देखती हैं? मायावती का आकाश आनंद को सस्पेंड करना, उनको आधिकारिक रूप से पार्टी से एक तरीके से बाहर कर देना कि अब उनको पार्टी की एक्टिविटीज में आकाश आनंद की जरूरत नहीं है, क्या संदेश आज मायावती ने आपके हिसाब से देने की कोशिश की है? उन्होंने सिंपल सा एक ही संदेश दिया कि अब आकाश आनंद पार्टी से बाहर है, सस्पेंशन फॉलोड बाय एक्सपल्शन। तो उससे ये लगता है, क्योंकि उनका जो ट्वीट था वो शायद उनको पसंद नहीं आया होगा, जिसमें उन्होंने अपने को कहा कि मैं मायावती का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, बट एक हमारे चैलेंजेस भी हैं, बट हम उसमें उभर के आएंगे, मैं एक काडर की तरह काम करूंगा एंड ऑल दैट स्टफ, और हमारे लिए बहुजन समाज मूवमेंट सबसे बड़ी चीज है। देखिए, मायावती ने उनके ऊपर एक जो लगाया है चार्ज, वो एंटी पार्टी एक्टिविटी का है। एंड एंटी पार्टी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, वो तब वो बात होती है जब आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से हॉबनॉबिंग करें, कोई, या आप किसी से हॉबनॉबिंग करके अपनी पार्टी को तोड़ें, या अपने कुछ लोगों को ले जाएं, एमएलएज को, एमपीज को। तो वो दोनों तो कहीं है ही नहीं, एमएलएज एमपीज कुछ है ही नहीं उनके पास जो ले जाएगा कोई। अब बचता है उनकी पार्टी को तोड़ने का। देखिए, आज भी मायावती ही नेता है बहुजन समाज पार्टी की, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बातचीत करेगी उनसे फॉर अलायंस इन इलेक्शंस, तो वो उन्हीं से होगी। आकाश आनंद के पास वो नहीं जाएंगे। आकाश आनंद एक बहुत अच्छा, जो हमने उनकी स्पीचेस सुनी थी जब इलेक्शन में बिजनौर वगैरह वो गए थे, जो उन्होंने टारगेट किया था, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने अटैक किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुई थी। तो आकाश आनंद कल का एक लीडरशिप हो सकते हैं, और वो कल के एक मायावती बन सकते थे। उनमें एक पोटेंशियल दिखाई दिया, जो मैंने उनके कुछ ट्वीट पहले पढ़ती थी। बाद में आपको पता है, मैंने बाद में वो ट्वीट सेव करने के लिए मैं वापस गई पुराने ट्वीट्स पे, वो सब हटा दिए गए हैं। अब खाली उनका जब उनको हटाया गया था और उसके बाद उनको जब दोबारा लिया गया, उसके बाद उन्होंने खाली मायावती के ट्वीट्स को फॉरवर्ड करना शुरू करा, या मूवमेंट से रिलेटेड कोई ट्वीट करना शुरू करा, वो भी बहुत कम। सब मायावती बहन जी, मायावती बहन जी, मायावती ने आज ही कहा, बहन जी मायावती ने ये कहा, वो ही करते थे। तो अब आज की तारीख में अगर आप दें तो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जिसके बारे में स्पेकुलेशंस हो, डिस्कशंस हो। अदरवाइज बीएसपी अब है क्या? नाराज भाई, यूपी जैसी स्टेट जहाँ पे उन्होंने रूल किया था, वहां पे नहीं है इस समय। उनका परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम हो गया है,
और लोकसभा में भी नहीं है, वो खुद भी नहीं है कहीं पे। चंद्रशेखर आजाद आज दलितों की बातें उठाते हैं जो एक जमाने में मायावती उठाया करती थी कंट्री के सामने। सो मायावती जी का इस समय, अब उन्होंने उनको निकाल तो दिया, चलिए दैट इज देयर इंटरनल मैटर, वो निकाल सकती हैं, किसी को रख सकती हैं, जैसे कि बाकी नेता कह रहे हैं, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, कि वो भी अपनी पार्टी की बड़ी नेता हैं, वो जो चाहे निकाल दे। उन लोगों को भी निकाला था उन्होंने किसी वक्त पे, या उन्होंने छोड़ा था, बट मायावती जी ने बहुत लोगों को निकाला है। पर वो उनका आगे का प्लान क्या है? आनंद तो नहीं हो सकते उनके सक्सेसर, जो उनके भाई हैं। गौतम भी नहीं हो सकते उनके सक्सेसर। उन्होंने कहा था कि मैं अपने से 15 साल छोटा सक्सेसर दूंगी, और काशीराम जी की तरह बहुत जल्दी दे दूंगी, जिसको हम ग्रूम करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मायावती किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही हैं आज की तारीख में, या उनके आसपास भरोसे वाले लोग नहीं रह गए हैं। और उनको बार बार, जैसे उनके एमएलए राजस्थान में जो जीत के आता था वो रूलिंग पार्टी में चला जाता था, उनके वोट लिए और चल दिए अपना दूसरी पार्टी में। वही मध्य प्रदेश में हुआ है। तो एक तो मायावती जी केसेस से प्रेशर में आ गई, दूसरा उनके एमएलए ने उनको डिसीव करना शुरू करा कि उनके वोट से वो जीते, और नेक्स्ट टाइम वो जिस पार्टी में जाना चाहते थे वो चली गई। और केसेस आप जानती हैं, एंटी डिफेक्शन के टर्म भी खत्म हो जाती है विधानसभा के, वो डिसाइड ही नहीं होते हैं। तो अब मायावती ने जो डिसीजन लिया, नाउ शी हैज टू थिंक व्हाट नेक्स्ट। वो अपनी पार्टी के लिए क्या कर रही है? क्या वो ऐसे घर में बैठ के ही ट्वीट करती रहेंगी? जब तक वो सड़क पे दोबारा नहीं आएंगी, जिस तरह से वो 1980s में आई थी, उन्होंने काशीराम जी के साथ साइकिल चलाई थी, तब तक वो पार्टी को रिवाइव नहीं कर सकती। और अगर वो नहीं आ सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद उनको मिट्टी मिट्टी लगने लग गई थी, तो उनको किसी ना किसी को अपना सक्सेसर लाना पड़ेगा, और वो कौन होगा उनको जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा परेशानी बीएसपी की है अपने गिरते हुए आधार को रोकना, और उसके लिए मायावती को एक्टिव होना। वो कितना होंगी उस पर डिपेंड करेगा। आकाश आनंद चले गए, अब इसका मतलब है दोबारा वो लेने के मूड में नहीं है उनको। और वो अगर इंडिपेंडेंटली कुछ करेंगे भी, तो बीएसपी का नेटवर्क के साथ काम करना और अकेले खड़े होकर काम करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। लेकिन मायावती ने कल ये भी कहा कि अब वो कोई भी उत्तराधिकारी अब नहीं चुनेंगी, और उन्होंने ये कहा, बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा पुनीत, कि उनको कोई सक्सेसर पार्टी का नहीं चाहिए। ये कितना डैमेजिंग, एक इन जनरल अगर कोई भी पार्टी का सुप्रीमो या पार्टी का हेड अगर इस तरीके से बोले कि भाई कोई उत्तराधिकारी हमें चाहिए ही नहीं, ये किस तरीके का मैसेज इस बात को बोलकर उन्होंने कल दिया है अपने बीएसपी कार्डर्स को और पूरे देश को भी, एक तरीके से ये कह के कि भाई मुझे कोई उत्तराधिकारी चाहिए ही नहीं। नहीं, देखिए नीलो, इसमें क्या है कि बहन जी ने एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर ली, खुद के लिए, पार्टी के लिए, मूवमेंट के लिए। आपके जो निर्णय हैं, आप उन निर्णयों पे डटी रहेंगी या नहीं डटी रहेंगी। आज आप कोई निर्णय लेती हैं, 2 महीने बाद वो निर्णय रहेगा या उस पर आप पलट जाएंगी, तो वो एक वैसी आपने स्थिति पैदा कर दी है। तो और वो ऐसे हालात में जब आपकी पार्टी के पास बहुत कुछ बचा नहीं है धरातल पर, आपकी कोई जमीन जो पहले इतनी पुख्ता जमीन थी, जिस राज्य में आप 3 बार मुख्यमंत्री रही, जिस राज्य में आपका एक बहुत ही अच्छा वोट बैंक, वोट परसेंटेज रहा, आप पूर्ण बहुमत से भी सरकार में रही, वहां आज की तारीख में आपके पास एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एमएलए है, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। इस स्थिति में आप आ गई हैं, और उसमें फिर आप एक ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देती हैं। तो जो आपका काडर है वो ठीक है, किन्हीं कारणों से वो जुड़ा होगा बसपा के साथ, आज भी बहन जी की बहुत इज्जत करता होगा, लेकिन क्या वो काफी है बसपा को आगे ले जाने के लिए? आज की तारीख में बसपा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पार्टी को दोबारा खड़ा करना, उसको आगे ले जाना, ताकि 2027 में जब यूपी के चुनाव हो या 29 में जब आम चुनाव हो, उस वक्त पार्टी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, उसका वोट
वापस आए, उसकी कुछ सीटें आए, सरकार भले ही ना बना पाए पर कम से कम एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। क्या कल के उनके निर्णयों की वजह से ऐसा कुछ भी होने का आपको अंदेशा नजर आता है कि पार्टी दोबारा खड़ी हो जाएगी? क्या उन्होंने ये कहा है कि अब से पार्टी मैं ही सामने से लीड करूंगी, हर चुनाव में मैं जाऊंगी? वो काम आपने रामजी गौतम को दे दिया है। दफ्तर चलाने का काम आपने आकाश के पिताजी मायावती के जो छोटे भाई हैं आनंद कुमार, उनको दे दिया है। आपकी अपनी खुद की भूमिका आपकी अपनी पार्टी में क्या रहेगी सिवाय इसके कि आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बाद में उसको ट्विटर पर रिलीज कर दें? तो एक उस तरह की स्थिति पैदा होती है जहां ना आपके काडर को पता है आप क्या करने वाली हैं, ना आपके नेताओं को पता है। और अगर आपने कोई निर्णय ले भी लिया तो उस निर्णय पर आप कब तक कायम रहेंगी अब ये भी नहीं पता लोगों को। तो स्थिति वैसी पैदा हो गई है। ललित के पास आती हूँ कि ललित, इसका असर आप क्या देखते हैं? जो बहुजन मूवमेंट है और जिस तरीके से अब राजनीति बीएसपी करेगी, उसमें क्या नजर आएगा? क्योंकि अगर हर चीज को मायावती हर चीज पर दरवाजा ही एक तरीके से बंद करती जा रही हैं, कोई ऐसा आइडिया नया नहीं बीएसपी में के अंदर से निकल कर आ रहा है जिससे कि पार्टी ग्रो करेगी, तो ये चीजें तो मायावती भी खुद अच्छे से जानती होंगी कि अगर वो ऐसा कर रही हैं तो पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो क्यों ये रिस्क लिया इतना बड़ा मायावती ने? क्या आपको लगता है कि मायावती कोई एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर में लगती हैं, या फिर उन्होंने अचानक से तो खैर नहीं लिया ये डिसीजन, लेकिन क्यों ऐसा किया होगा? देखिए, आकाश आनंद के लिए तो सबसे पहली स्थिति तो ये है कि कभी खुशी कभी गम वाली बात हुए आकाश आनंद के फ्रंट पर, क्योंकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं, सक्सेसर के तौर पे उनको देखा भी जाता है और मायावती उस तरह का इंडिकेशन भी करती हैं। हटाया जाता है, बनाया जाता है, हटाया जाता है और फिर अब सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो गई है। और जैसा कि सुनीता एरन जी ने कहा कि वो एक्सपल्सन की तरफ जाता है, एक रास्ता उन्होंने खोल दिया है कि अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप कल के ट्वीट पे पूरा, जब आनंद कुमार को और रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी गई, 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए जो कोऑर्डिनेट करेगा और एक जमीन पर जाकर के सारे काम काज को देखेगा, तो उस पूरे एक्स में 2 जिक्र करती हैं वो कि अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं उनका जिक्र है और साथ में उनकी पत्नी का भी जिक्र है। और उसमें पूरे अगर रीड बिटवीन द लाइंस पढ़िए तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत दिनों से इस बात से परेशान थी कि कहीं न कहीं पार्टी में गुटबाजी जो हो रही है उसके पीछे एक शख्स जिम्मेदार है जो आकाश का ससुर भी है और उसकी पत्नी भी है। फिर वो लिखती है कि ये देखना होगा जो है कि पत्नी का प्रभाव अब कितना रहता है आकाश के ऊपर, कितना जो है अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव रहता है आकाश के ऊपर। तो निश्चित तौर पे ये था जो है कि देखिए, बदलते समय के साथ जो धड़ा, जो दल, जो पार्टी बदलते समय के हिसाब से बदलते समाज को जो नहीं पहचान पाएगा उसके लिए क्षरण होना तय है। आप सोचिए कि बहुजन की बात, मतलब 1984 के बाद जो एक मूवमेंट चला उसमें साइकिल के साथ, कांसीराम जी के साथ वो चलती थी और यूपी के गांव-गांव में वो गई, हर गली कूचे में गई, वो अपने समाज को जगाया कि देखिए भाई अब समय आ गया है कि आप अगर नहीं चेतोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और आप एक चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग भी चीज है कि मंडल कमीशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो उस समय क्या है कि गैर दलित जो जातियां थी वो ज्यादा सड़कों पे उभर के सामने आई थी। सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा प्रदर्शन या सबसे ज्यादा जो मुखर तौर पे वो गैर दलित जातियों का बहुत ज्यादा मुखर रहा। अगर आप बिहार को रामविलास पासवान का छोड़ दीजिए तो यूपी में क्या है कि गैर दलित जो जातियां हैं वो ज्यादा मुखर रही। तो उस बीच इन्होंने अपना एक रास्ता निकाला और बहुजन के बाद सर्वजन के नारे पे वो गई और सर्वजन का फायदा भी हुआ कि 2007 से 2012 में बीएसपी की अपने बूते पे सरकार भी बन गई। लेकिन आप देखिए कि 2007 से 2012 में कहीं न कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से हावी हुई कि समाजवादी पार्टी को मौका मिला और उसके बाद की स्थिति ये हुई कि बसपा अपनी सीटों में कमी होते गई, उनके वोट शेयर में, परसेंटेज में कमी होते गया और स्वाभाविक तौर पे वो मान बैठे थे कि समाज का एक चंक है, उनका वोट बैंक है, चाहे वो जाएं न जाएं, वो ड्राइंग रूम के जरिए अपनी पॉलिटिक्स करें, वो तो कहीं नहीं जाएगा। ये बात सच है कि उनका समाज जो है वो उस तरीके से उनको छोड़ा नहीं। लेकिन अगर 2024 की बात करिए इलेक्शन में जिस तरीके से 9% वोट आया है तो आप अंदाजा भी लगा सकती हैं कि उनका समाज भी अब उसमें कसमकस है
वो सोच रहा है कि आखिर हम कहाँ जाएं, हमारा नेता कौन होगा। और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग आए और वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि जो बादलपुर गांव है जहाँ की मायावती रहने वाली है और जिस घर में उनकी पैदाइश हुई, उस घर को उसी गांव का एक फार्मासिस्ट है, वो नौकरी करता है, उसको उन्होंने दे दिया, दान कर दिया उनके फादर ने। तो उससे एक बार बात हो रही थी तो बोला कि भाई देखिए मायावती जी के लिए प्रेम है, लेकिन ये कि मायावती जी को क्या है कि यंग चेहरा जो है लाना पड़ेगा। तो हुआ कि भाई आप चंद्रशेखर आजाद को जब सपोर्ट करोगे तो इससे बसपा के मूवमेंट को तो नुकसान ही आप करोगे, मायावती का जो एक मूवमेंट है उसको आप नुकसान करोगे। तो कहा कि वो समय आ गया है, अब समय आ गया है कि समय के साथ हमें क्या है कि अपनी सोच विचार को बदलना पड़ेगा। मतलब मायावती जी से प्रेम है, लेकिन यह कि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा हमको अपने नजरियों को बदलाव देना होगा। दलित युवा भी अब चाहते हैं कि कुछ नयापन आए, और वो नयापन जो है चंद्रशेखर आजाद में उनको दिख रही थी या आकाश आनंद में दिख रही थी। इसके साथ ही साथ एक बात और बोली जो है कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि बहन जी के पास सही बातें, ग्राउंड की जो बातें हैं वो पहुंच सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के ट्वीट में जो सारी बातें हैं उसको देखिए अगर, तो आपको लगेगा कि मायावती जी को यह समझने में काफी समय लग गया। जब यूपी में बसपा का एक भी सांसद नहीं है, बसपा का मात्र एक विधायक है उमाशंकर सिंह, जो बलिया के रसड़ा विधानसभा से आते हैं, और उमाशंकर सिंह की जीत भी सिर्फ, और वो बीएसपी की जीत मानी ही नहीं जाती है। उमाशंकर के बारे में कहा जाता है कि वो तो अपने दम पे ही इलेक्शन जीतते हैं और जिस किसी भी दल से इलेक्शन लड़े वो जीत जाएंगे। तो ये बड़ी मतलब रोचक बात है कि मायावती को ये समझने में शायद, अगर खाली उनके एक्स पर जो स्टेटमेंट इशू हुआ है उसको खाली आप जाके देखिए, तो मायावती को ये समझने में काफी समय लग गया, और ये जो समय जब समझने में लगा है उसमें बसपा का काफी नुकसान हो चुका है। और आगे वाली राह कितनी आसान होगी कठिन होगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आनंद कुमार या रामजी गौतम या हैं वो कितना एक्टिवली जमीन पर मायावती जी के लिए काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अभिषेक, अब इस डिसीजन का आप असर क्या देखते हैं अभी आने वाले महीनों में? और इस समय सब पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काफी तेज होगी, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे पास आएगा 2027 का। मायावती का क्या डेवलपमेंट हो सकता है? उनको ना किसी से अलायंस करना है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ही इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है कि उनको कितना समर्थन अपने पार्टी के लोगों से अब मिलेगा ये भी नहीं पता है। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगी उसका रोड मैप भी अब क्लियर कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से क्या अब हम समझे कि बीएसपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है? नहीं नीलू, ये कहना तो खैर जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मायावती के मन में क्या है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पर आप ये देखेंगे कि अगर मायावती की चर्चा करते हैं या हम अभी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की चर्चा करें, तो आप देखेंगे कि विपक्ष जो है फिलहाल आपको कम नज़र आता है जब चुनाव होते हैं, वरना चुनाव से पहले वो जनता के बीच जाने की ज़रूरत ही नहीं समझता है। तो अब यहाँ पे हम मायावती की बात पर आते हैं। हमें मायावती की जो इमेज है उस पे भी एक बार जाना पड़ेगा। माना कि वो जो है दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं, एक हमारे देश का बहुत बड़ा जो सूबा है उसकी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वहाँ पे अच्छा दबदबा भी उनका रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन पे समय-समय पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे, या जन्मदिन पे जिस तरीके से उनको फूलों की माला की जगह जो नोटों की मालाएँ पहनाई जाती थी, उनकी पहचान उस तरीके से भी जानी जाती है। अब हम पार्टी पर आते हैं, तो पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो जो आकाश आनंद है उसको उनको जो अभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त किया गया है, आप देखेंगे कि लगभग अगर हम 1 महीने पहले जाते हैं, 1 डेढ़ महीने पहले 15 जनवरी को जब मायावती जी का जन्मदिन होता है, तो उस समय अगर आप उस कार्यक्रम में एक बार नज़र डालें, तो जो आकाश आनंद के छोटे भाई हैं, ईशान आनंद, वो भी वहाँ पर उसमें उपस्थित रहते हैं और उनको भी बाकायदा जो है आकाश आनंद के बराबर में ही जगह दी जाती है। तो कहीं न कहीं शायद जो संकेत है मायावती ने उसी समय पे भी दिया था कि आकाश आनंद जो हैं, वो इंडिविजुअली या अकेले हम नहीं कह सकते हैं कि बसपा की ज़िम्मेदारी सँभालने के लिए अकेले वही सिर्फ़ मायावती जी के पास हैं। एक विकल्प ईशान आनंद भी हो सकता है, हालाँकि ये हमारा अपना आकलन है क्योंकि जो सर्वेसर्वा हैं वो मायावती हैं और उन्हीं को लास्ट डिसीज़न भी लेना है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में जो पारिवारिक मुद्दा है उसका भी ज़िक्र करा, जो आकाश आनंद है उनके ससुर का ज़िक्र करा या उनकी वाइफ़ का ज़िक्र करा, तो इस बार जो आकाश आनंद को ज़िम्मेदारियों से मुक्त करने का पीछे की जो वजह ज़्यादा लग रही है, वो शायद पारिवारिक मतभेद ही हो सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बात आप ये भी गौर करेंगे कि आकाश आनंद का अगर आप ट्विटर हैंडल देखते हैं, तो
मोस्टली जो है मायावती जी के जो ट्वीट होते हैं उन्हीं को रीट्वीट करते हैं या उन्हीं से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं। एक घटना जो पार्टी के कुछ लोगों ने भी बताई या आप देखेंगे तो उनका ये कहना था कि जिस दिन जो अशोक सिद्धार्थ है उनको जब पार्टी से बाहर निकालने का ट्वीट मायावती ने किया था तो उसको आकाश आनंद ने रीट्वीट नहीं किया था। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं हैं जिसको जो है कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो मायावती जी ने अपने ईगो से जोड़कर भी शायद ये कदम उठाया जा सकता है या उनको ये ऐसा लग रहा है कि जो आकाश आनंद है भतीजे उनके हैं लेकिन अब वो प्रभाव में अशोक सिद्धार्थ के हैं, यानी अपने ससुर के प्रभाव में वो ज्यादा चल रहे हैं और अशोक सिद्धार्थ को पहले उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है इस वजह से कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि पार्टी के अंदर गुटबाजी वो कर रहे हैं और अब उन्हें ये लग रहा था कि जो आनंद जो उनके भतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद जो है वो भी अपने ससुर का ही कहीं ना कहीं चोरी छुपे साथ दे रहे हैं। तो ये सारी वजह अभी ऐसा लग रहा है कि इस वजह से उनको इस बार सभी मुक्त मतलब पदों से मुक्त किया गया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में कौन मतलब उनका उत्तराधिकारी होगा या फिर पार्टी की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी युवा चेहरा मायावती जी के पास नहीं है। ईशान आनंद को भी वो आकाश की जगह दे सकती हैं, ये एक विकल्प है उनके पास। या फिर जिस तरीके से जो अभी चर्चा चल रही है कि पार्टी में से ही कोई और जिम्मेदार चेहरा, युवा चेहरा अगर उनको ऐसा लगता है जो उनका विश्वास पात्र भी हो तो उसको भी मौका दिया जा सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फाइनल सवाल है पुनीत कि क्या वाकई में ये एक आत्मघाती कदम उठाया है मायावती ने और इसको अब हो सकता है कि उनके हिसाब से वो आत्मघाती नहीं हो लेकिन लोग इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या ये आत्मघाती एक राजनीतिक आत्मघात के रूप में इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाएगा? देखिए मेरी राय में नीलू ये बीएसपी के लिए इस निर्णय का क्या असर होगा वो अपनी जगह ठीक है, वो उसमें मायावती सही हैं गलत हैं, आकाश आनंद से पार्टी का भला हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो कई तरह के सवाल हैं जिसपे हर एक इंसान की राय अलग हो सकती है। मेरी राय में इसके जो इस कल के जो नतीजे जो निर्णय हैं उनका जो असर है वो बसपा के भीतर से ज्यादा बसपा के बाहर आपको देखने को मिलेगा कि जो अभी तक जो एक 20% जो दलित वोट है यूपी का, जिसमें हमने पिछले कुछ 2019 के बाद से खास तौर से और उसके बाद भी 22 के यूपी के चुनाव के बाद से तो और ज्यादा जो हमने देखा कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस वो लगातार इस कोशिश में थी कि उस 20% में जो 50% गैर जाटव है उन्हें किसी तरह से तोड़ लिया जाए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से कई पासी वोट सपा के पास चले गए और दलित कम्युनिटीज के वोट्स जो बसपा के पास पहले चले जाते थे वो छिटक गए 22 में भी 24 में भी। लेकिन वो जो एक 10% या टोटल पॉपुलेशन दलित पॉपुलेशन का 50% जो जाटव वोटर है, जो मायावती की कम्युनिटी का जो वोटर है, जो एक कैप्टिव वोट बैंक माना जाता है बसपा का, उसके ऊपर ज्यादा नजर ना बीजेपी डाला करती थी, ना कांग्रेस, ना सपा, क्योंकि उन्हें एक ये लगता था कि भाई ठीक है गैर जाटव हम तोड़ लेंगे, जाटव वोट थोड़ा ही टूट के आएगा बहन जी से। तो अब जिस स्थिति में बीएसपी आ गई है, या अगर यहां इसमें कोई सुधार नहीं होता, अगर बहन जी आके खुद विजिबली एक लीडरशिप नहीं प्रोवाइड करती, उनके जो भी करेक्टिव मेजर वो पार्टी के लिए लेना चाह रही हैं वो कारगर नहीं होते, तो वो जो 50% दलित वोट है जाटवों का, वो भी क्या दूसरी पार्टीज में बंटना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये जो एक टोटल 20% 21% के आसपास की जो दलित आबादी है उत्तर प्रदेश की, क्या वो पूरा एक वोट बैंक
विल बी अप फॉर ग्रैब्स। क्या वो दूसरी पार्टीज के पास छिटकना शुरू हो जाएगा? बसपा कितना उसको समेट के रख पाएगी, कितना अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएगी, ये सवाल उठते हैं। और ये सिर्फ कल के निर्णय की वजह से नहीं मैं कह रहा हूं, आपको ये कलेक्टिवली जो बीएसपी की ट्रैजेक्टरी पिछले कुछ सालों में रही है, बहन जी के अपने निर्णय, उनकी अपनी भूमिका राजनीतिक और चुनावी जो रही है, उसको सबको एक साथ देखना पड़ेगा ये इस चीज को समझने के लिए। बिल्कुल। अब अंतिम कमेंट में सुनीता जी से लेती हूँ कि सुनीता जी, अब क्या माना जाए, जो बात अभी पुनीत कह रहे थे कि हो सकता है कि जो उनका वोट बैंक है वो छिटके दूसरे पार्टीज को उसका फायदा पहुंचे, क्या आपको लग रहा है कि कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी डील हुई हो, एंड दिस इज अगेन स्पेक्यूलेशन, कि हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ बातचीत मायावती की हुई हो कि भाई कैसे वोट्स को ट्रांसफर करना है और उसका फायदा डायरेक्टली बीजेपी को पहुंचाया जाए, क्योंकि अंदर अंदर क्या खेल होता है किसी को पता नहीं है, लेकिन क्या ये भी हो सकता है, क्या होगा मायावती? नीलू, इट्स टू अर्ली टू से दैट। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब जो डील्स होती हैं उस टाइम से होती हैं कि कौन किसको टिकट दे रहा है, किस जाति के आदमी को टिकट दे रहा है, अखिलेश किसको टिकट देंगे, हमें कौन सा वोट काटना है या हमें खुद सीट जीतनी है। तो ये उस समय होता है। ये आज की तारीख अगर बीजेपी से कोई डील होनी है तो वो ये हो सकता है कि ठीक है, हम आपके एक अलायंस पार्टनर बनते हैं एंड आई विल कम विद बीजेपी। बट वो बीजेपी कभी भी इन पार्टीज को अपने साथ मर्जर करने के लिए नहीं कहती हैं। वो उनको लगता है उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस रहे, वो थोड़ा डैमेज करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, बाद में वो फिर आफ्टर जब वो गेन कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई डील का पार्ट होगा। ये मायावती की अपनी इनसिक्योरिटी हो सकती है, या मुझे अभी आप लोग जब बात कर रहे थे तब मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने मायावती से टाइम मांगा था और उसकी बड़ी पब्लिसिटी करी थी कि मैं मिलने आना चाहता हूँ क्या, और उन्होंने एक बारी आकाश आनंद की बड़ी तारीफ भी की थी। तो ये क्या एक और चंद्रशेखर आजाद को लेके मायावती हैज बीन वेरी वेरी अपसेट एंड रैटल्ड बाय हिज विक्ट्री। तो उससे मुझे लगता है कि क्या ये एक जनरेशनल इशू है कि वो जिस तरह से पार्टी चलाती थी, आकाश आनंद वाज इन अ हरी कि मैं इसको अपने हिसाब से पार्टी चलाऊंगा, या ये कुछ उन्होंने देखा कि इनकी कोई दोस्ती, ये वेस्ट यूपी से हमें पता करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में कोई किसी तरह की आपस में बातचीत हुई है। ये मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रही हूँ। पर हैविंग सेड सो, नीलू, हम तो चाहते हैं मायावती वही पुरानी वाली एक्टिव मायावती हो जाए, क्योंकि जब वो मैदान में आती है चुनाव और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक्साइटिंग हो जाता है। तो एज यू नो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड एडिटर्स, आई रियली होप कि मायावती ने ये डिसीजन बाय बीएसपी को खड़ा करने के लिए लिया है और साथ में अपनी लीडरशिप को भी रिवाइव करने के लिए, क्योंकि उनकी लीडरशिप खाली कागजों तक रह गई थी, उसके अलावा उनकी कोई लीडरशिप दिखती नहीं थी। जो एक दलित लीडरशिप है कंट्री में, वो नहीं दिखती थी। एक बीएसपी की नेता है जो डिसीजन लेती हैं, टिकट बांटती हैं, ये तो था, बट एज अ दलित लीडर, जो कि यहाँ पे एक वैक्यूम है, एक विमेन दलित लीडर का, तो स्पेशली वो एक वो उसको भरती है। तो लेट्स होप कि जो उन्होंने करा है, लेट्स होप कि वो 2027 तक एक्टिव होंगी, कुछ अलायंस करेंगी एंड इस इलेक्शन को और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाएंगे। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। सुनीता जी, पुनीत, अभिषेक, ललित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।